हे गाइस, मैं हूँ गीतिका। वेलकम बैक टू स्टडी विद गीतिका। आज का टॉपिक वेस्टर्न म्यूजिक। यार देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ईएमआरएस में इससे क्वेश्चंस फंसने के बहुत सारे चांसेस हैं। जो वेस्टर्न म्यूजिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी तैयारी बस चल ही रही है। अगर सच कहूँ तो थोड़ा डर लग रहा है। इतना सारा सिलेबस है, ऐसा लगता है कैसे कवर होगा। इसलिए मैंने सोचा है कि हर टॉपिक से थोड़ा थोड़ा पकड़ूं, ताकि ऑब्जेक्टिव तो गलत होने के चांसेस ना हो। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में पहली बार फेस कर रही हूँ, तो डर लगना लाजमी है। क्या आप लोगों को भी मेरी तरह टेंशन हो रही है? कमेंट में ज़रूर बताना। अब आते हैं वेस्टर्न म्यूजिक पे। इसमें 4 मुख्य पद्धतियाँ हैं, जिनमें से पहली 3 तो लुप्त हो चुकी हैं। आज जो प्रचलन में है वो है आपकी स्टाफ नोटेशन। 4 पद्धतियों के नाम हैं आपके। पहली न्यूज़, दूसरी चीप्स, तीसरी आपकी सोल्फा और चौथी है स्टाफ नोटेशन। जो आपके आजकल प्रचलन में है स्टाफ नोटेशन। स्टाफ नोटेशन में 5 लाइन्स और 4 स्पेसेस होते हैं। इसमें क्लेप्स होते हैं, जैसे ट्रिपल क्लेप और बेस क्लेप। ये थोड़ा ट्रिकी है, पर अगर बेसिक समझ लो तो ऑब्जेक्टिव निकल जाएगा। यार पता है, मैं मॉक टेस्ट तो दे रही हूँ, बट स्कोर इतना अच्छा नहीं जा पा रहा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज रात देर तक जागूंगी और देर तक पढ़ूंगी। आज का टारगेट है कर्नाटक संगीत बीएस हिंदुस्तानी संगीत। ये कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ ठाट होता है, वहाँ पे मेल करता होता है। हमारा स्वर होता है और उनका स्वरम, इनमें जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं ना, वही ईएमआरएस के मॉडरेट टू हाई लेवल पेपर में पूछे जाते हैं। इसी की उम्मीद तो मत ही करो, पेपर सॉलिड आएगा। आप लोग पूछ रहे थे एक ताल की आड़ के बारे में। थोड़ा लेट हो रहा है आई नो, पर टाइमिंग की कितनी कमी है कि मैं क्या ही बताऊँ। प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी वीडियो लेकर आऊँ। तो बस मेहनत करते रहो, रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा। अगर जो ईएमआईएस का एग्ज़ाम है वो आपको मॉडरेट टू हाई आएगा, तो इजी की उम्मीद मत करना। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप लोग सब कुछ पढ़ो, कोई टॉपिक को बिल्कुल छोड़ना मत। मतलब भले ही उसमें से थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन सब कुछ पढ़ो। उसको समझने की कोशिश करो कि इसमें जो हेडिंग्स है उसका मीन्स क्या है, उसके अंदर क्या है, बस आप समझ रहे हो उतना काफ़ी है। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप थोड़ा-सा बना के भी लिख सकते हो, अगर उस चीज़ के बारे में आपको पता है तो। बिंदु। पाश्चात्य संगीत को वेस्टर्न म्यूजिक कहते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक में श्रुति को माइक्रोटोन कहते हैं। सहाने नाद शंभू स्वर को ओवरटोन्स के नाम से जाना जाता है। स्वर को नोट कहते हैं। स्टाफ नोटेशन लिखते समय स्वर को अंकित करने हेतु अंडाकार आकृति के सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। स्वरलिपि पद्धति। पाश्चात्य संगीत में स्वरलिपि पद्धति की नींव पाइथागोरस द्वारा रखी गई, जो एक यूरोपियन साइंटिस्ट थे। पाश्चात्य संगीत में स्वरलिपि पद्धति को 4 भागों में बांटा गया: न्यूम्स नोटेशन पद्धति, चीप्स नोटेशन पद्धति, सोल्फा नोटेशन पद्धति और स्टाफ नोटेशन पद्धति। तो न्यूम्स नोटेशन पद्धति पढ़ते हैं। इस पद्धति में स्वरनामों के स्थान पर गीत के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक सीधी रेखा खींच ली जाती है तथा उसके ऊपर नीचे गीत के चढ़ाव व उतार कर गीत के शब्दों को लिखित रूप से दर्शाया जाता है। इस पद्धति में स्वरों के चढ़ाव एवं उतार के हेतु कोई सांकेतिक चिन्ह नहीं था, जिससे रचनाकार को अपने द्वारा लिखी गई रचना को पढ़ने में कठिनाई होती थी और यह समस्या आम जनता द्वारा भी महसूस की गई, जिसके फलस्वरूप इस पद्धति का धीरे धीरे लोप हो गया, यानी कि एंड हो गया। इस स्वरलिपि पद्धति का जन्म और प्रचार यूरोप के गिरजा घरों यानी कि चर्च में हुआ है। न्यूम्स नोटेशन में मध्य भाग में खींची गई रेखा मध्य सप्तक के षड्ज को इंगित करती है। विद्वानों के मत अनुसार न्यूम्स को धर्म की गोद में पली हुई नोटेशन भी कहा जाता है। जीप्स पद्धति में गणित के फ्रांसीसी प्रोफेसर पी गालिन ने इसका आविष्कार किया था। इसके पश्चात एमी पेरिस ने अनेक कठिनाइयों और विवादों के बावजूद भी इस पद्धति को लोकप्रिय बनाया। इस पद्धति का लेखन करने हेतु गणितीय अंकों का सहारा लिया गया। पाश्चात्य विद्वानों ने चीप्स पद्धति को वैदिक कालीन सामवेदी संगीत से चुराया था। प्रमाण है कि सामवेदी ऋचाओं पर स्वरों को प्रदर्शित करने हेतु हिंदी वर्णमाला के गणितीय अंकों का प्रयोग किया जाता था। सोल्फा नोटेशन सिस्टम।
इस पद्धति में सरगम युक्त स्वरों का लेखन किया जाता था, किंतु वेस्टर्न की सोलफा पद्धति की सरगम हिंदुस्तानी स्वरलिपि पद्धति से भिन्न है। सा रे गा मा पा धा नि सा ये भारतीय संगीत की है। पाश्चात्य की डो रे मी फा सोला सी डो। सोल्फा पद्धति में तार सप्तक के स्वरों को इंगित करने के लिए स्वरों के ऊपर आड़ी रेखा का चिन्ह तथा मंद्र स्वरों के लिए स्वरों के नीचे आड़ी रेखा का चिन्ह, मध्य सप्तक हेतु कोई चिन्ह नहीं होता था। स्टाफ नोटेशन पद्धति, ये मेन पद्धति है, ठीक है, इसको मत भूलिएगा। प्रथम 3 पद्धतियां आज पूर्णतः विलुप्त हो चुकी हैं, किंतु वर्तमान समय में पाश्चात्य संगीत में स्टाफ नोटेशन पद्धति आज प्रचलन में है। इस पद्धति को चित्रांकन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। किसी लिपि या भाषा के स्थान पर सांकेतिक चिन्हों के प्रयोग के माध्यम से इस पद्धति को प्रदर्शित किया जाता है, ताकि किसी भी देश का जो व्यक्ति है वो स्टाफ पद्धति को समझ सके। स्वरों को रेखाओं के ऊपर तथा नीचे लिखे जाने के कारण स्वरों की ताड़ता का बोध सरलता से होता था, जिससे गायन वादन में अधिक सुविधा होती थी। सर्वप्रथम इसी स्वरलिपि पद्धति में स्वरों की ऊंचाई व निचाई को प्रदर्शित करने हेतु 11 रेखाओं को रेखांकित किया जाता था और इन 11 रेखाओं को ग्रैंड स्टाफ कहा जाता था। ग्रैंड स्टाफ की मध्यभाग की रेखा मध्य सा को दर्शाती थी। इसे कॉमन लाइन के नाम से भी जाना जाता था। स्वर को नोट कहते हैं, शुद्ध स्वर को नेचुरल नोट कहते हैं, इसका सिंबल होता है। कोमल स्वर को फ्लैट नोट कहते हैं, और ये सी के ऊपर भी बना दो तो ये फ्लैट नोट हो जाएगा, यानी कि शार्प वो यानी कि कोमल हो जाएगा। तीव्र स्वर को शार्प नोट कहते हैं, ये इसका सिंबल है। और जो हमारी स्वरलिपि पद्धति यानी कि जो सारेगामा पाधा नि से पाश्चात्य संगीत में लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं, यानी कि लाइन के ऊपर सी को मतलब सा को प्रदर्शित करेंगे, रे को लाइन के नीचे, फिर गा को लाइन के ऊपर, मा को लाइन के नीचे, पा को लाइन के ऊपर। इसी तरह से सारे स्वर ऐसे प्रदर्शित होंगे और ये हमारे मंद्र है, ये मंद्र में है और ये हमारे मध्य से तार सप्तक में गए। तो किंतु जब केवल एक ही सप्तक स्वरलिपि पद्धति का लेखन करना हो तो 11 रेखाओं का रेखांकन असुविधाजनक हो जाता था। इस स्थिति में सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रैंड स्टाफ को 2 भागों में विभक्त किया गया। पहला ट्रेवल क्लेफ और दूसरा बेस क्लेफ। ट्रेवल क्लेफ का साइन ये है, बेस क्लेफ का ये है। मध्य व तार सप्तक के स्वरों का लेखन करने हेतु ट्रेवल क्लेफ का प्रयोग किया गया और मंद्र सप्तक के स्वरों का लेखन करने के लिए बेस क्लेफ का प्रयोग किया गया। तो मध्य से तार सप्तक लिखोगे तो इस चिन्ह का प्रयोग करना, और अगर बेस क्लेफ लिखोगे तो इस चिन्ह का। की सिग्नेचर, जिस प्रकार भारतीय संगीत में कोमल तीव्र स्वरों के लेखन हेतु सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता था, ठीक उसी प्रकार पाश्चात्य संगीत में स्वरों के लेखन हेतु की सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता था। यह आधुनिक स्वर व्यवस्था है। 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21। की सिग्नेचर का प्रयोग स्टाफ नोटेशन में क्लेफ के तुरंत बाद प्रदर्शित किया जाता था। फ्लैट बी, शार्प एच, नेचुरल नोट का ये सिंबल है, यानी कि शुद्ध स्वर। डबल शार्प, क्रॉस, डबल फ्लैट, डबल बी, फ्लैट नोट। जब किसी स्वर को 1 सेमीटोन नीचे लिखा जाता है तो उस स्वर से पहले फ्लैट के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और शार्प, जब किसी स्वर को 1 सेमीटोन चढ़ा दिया जाता है तो शार्प के चिन्ह लगेंगे। जब किसी स्वर रचना में एक स्वर के 2 रूप प्रयोग में आए तो फ्लैट और शार्प के चिन्ह क्लेफ के तुरंत बाद ना लगकर विभाग यानी कि बार लाइन के अंदर लगाए जाते हैं और उन्हें पुनः शुद्ध रूप देने हेतु नेचुरल नोट के सांकेतिक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। देखो यहाँ पे ये कोमल रे है, यहाँ पे बी लगा दिया क्योंकि ये कोमल रे का साइन है। फिर यहाँ पे कोमल रे, बी लगा दिया। फिर यहाँ पे इन्होंने ये तीव्र मध्यम, तीव्र, ये हमारा नेचुरल नोट हुआ गा। इसमें स्टाफ पद्धति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको डीप में पढ़ना। बाकी आप थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लो। अगर और कुछ चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करना। मेहनत करते रहो, रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। वेट फॉर द नेक्स्ट अपडेट एंड बाय बाय।